हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। तो हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सेल को, और एक्सेल में हमने कल फाइल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के होम टैब को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए होम टैब को, सबसे पहले हम होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से सब मेन्यू आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम सभी सब मेन्यू को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लिप बोर्ड, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद आता है अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट। और उसके बाद आता है नंबर्स, और उसके बाद स्टाइल्स, और उसके बाद आता है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स ये अलग अलग सब मेन्यू होते हैं, और इन्हें हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने एमएस वर्ड को डिटेल में पढ़ा था। ठीक। और इसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग ठीक है दोस्तों, एक्सेल के होम टैब में इतने ही सब मेन्यू होते हैं जिन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन्हें एक एक करके शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपने हमारे पहली वीडियो एमएस वर्ड की क्लियर नहीं की है, अगर देखी नहीं है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको एक्सेल पावर पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले होम टैब के क्लिप बोर्ड से। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लिप बोर्ड को मैं पहले भी एमएस वर्ड में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, फिर भी हम अच्छी तरीके से अब भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लिप बोर्ड में हम एमएस एक्सेल में जो भी डॉक्यूमेंट या सीट या वर्कबुक सीट या वर्कबुक या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझेंगे। क्लिपबोर्ड पर एमएस एक्सेल में हम जो भी डॉक्यूमेंट या वर्कबुक या शीट या टेक्स्ट जो भी हम कॉपी या कट करते हैं, तो वो हमारा क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सेव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, और एक बात और कि हम कट कॉपी को मूव करना भी कहते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप में, जब हम माउस पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, इन दो पॉइंटों को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टैब, आता है फॉन्ट का। फॉन्ट को भी मैंने एमएस वर्ड में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया था, और अब भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर, पहले ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से फंक्शन आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आता है सबसे पहले फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसमें 1 से लेकर 409, यानी कि 409 की मैक्सिमम रो हाइट होती है। ठीक है, रो हाइट होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम बताते हैं। मिनिमम फॉन्ट 1 होता है और मैक्सिमम 11 होता है। ठीक है, एक्सेल के अंतर्गत।
इसमें लिखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है लेटेस्ट वर्जन में, और ओल्ड वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट होता था। ठीक है, ओल्ड और न्यू वर्जन का क्या मतलब है ये हम अब बताते हैं। ठीक है, जैसे 2003 और 2007 से कंपेयर किया जाता है। 2003 में फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट टाइप कैसे डिफाइन किया जाता है। 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स, इसे ध्यान से देखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन के नाम से आता है, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है दोस्तों, और 2007 में कैलिबरी के नाम से आता था, कैलिबरी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे और इन्हें याद रखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन में जो आज चल रहे हैं उनमें 11 पॉइंट होता है, और जो पुराने वर्जन थे, ओल्ड वर्जन थे, उसमें 12 पॉइंट आता था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें मिनिमम 1 से लेके 409 तक होते हैं। ठीक है, ये मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 409 तक हम उसे बाय अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन एक सेकंड, ये फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट टाइप के अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, और एक थर्ड है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत हम अपनी टेबल में जो भी हम टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि बोल्ड अंडरलाइन किस तरह से कर सकते हैं। पहले इसे Ctrl+1, ये एक शॉर्ट की होती है जिसके द्वारा हम फॉर्मेट सेल को डायरेक्टली खोल सकते हैं। फॉर्मेट सेल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और Ctrl+B या Ctrl+2, Ctrl+B और Ctrl+2 के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल्ड कर सकते हैं। और अगर हम Ctrl+I या Ctrl+3 का प्रयोग करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम Ctrl+U या Ctrl+4 का प्रयोग करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही शॉर्ट की हैं, इसे हम ध्यान रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यदि हमें स्ट्राइक, एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू, ये मैं पहले भी बता चुका था और बता देता हूँ। देखिए, स्ट्राइक थ्रू की डायरेक्ट शॉर्ट की होती है Ctrl+5। ठीक है दोस्तों, Ctrl+5। ठीक, ये एक्सेल के अंतर्गत है। इसमें वर्ड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें वर्ड के बीच एक लाइन आ
आ जाती है, आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कोई हमने हेलो लिखा, हेलो, और गलती से हमें हेलो की जगह कुछ और लिखना है, तो हम हेलो के ऊपर इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, इसे कहेंगे स्ट्राइक थ्रू करना। और हम हेलो की जगह अगर बाबू लिखना चाहते हैं तो बाबू लिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन स्ट्राइक थ्रू वर्ड के ऊपर एक लाइन पड़ जाती है। ठीक है, इसको मैंने MS वर्ड में भी बताया था कि अगर हम मान लीजिए मॉल में गए और उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है किसी को, किसी कपड़े पर 100%, तो वो 100% को काट कर 50% का ऑफ लिख देते हैं, तो 100 के ऊपर इस तरह की स्ट्राइक थ्रू की लाइन आ जाती है और वो 50% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे हमारे स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं, इसी के अंदर आता है एक बॉर्डर, बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर, इसका प्रयोग बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है, बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी ये टेबल है और हम चाहते हैं कि इस टेबल पर बॉर्डर लगाना है, डार्क करना है, साइड वाला बॉर्डर लगाना है या ऊपर नीचे, जहाँ भी हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम उस पर अपने टेबल पर बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं इसमें, बॉर्डर का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा फिल कलर, फिल कलर, फिल कलर। ठीक है, फिल कलर का उपयोग बैकग्राउंड में, उनके सेल के बैकग्राउंड में, सेल के बैकग्राउंड में, सेल के बैकग्राउंड में कलर को फिल करने के लिए, कलर को फिल करने के लिए, फिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे ये वाला हमने सेल बनाया था, ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसमें अजीत लिख दिया, इसमें कुमार लिख दिया, और मान लीजिए हमें इसके पीछे कलर लिखना है, यानी कि अभी ये वाइट दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये येलो कलर के दिखें, तो हम फिल कलर पर ऑप्शन में जाएंगे फ़ॉन्ट के अंदर, तो हम इन दोनों सेलों के अंदर चाहे अलग अलग सेल में भी कर सकते हैं, चाहे हम पूरे में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फिल कलर का चूज करेंगे, फुल कलर को चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है इसी के अंदर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए, करने के लिए मान लीजिए कोई ये टेबल है और इस टेक्स्ट में, इस टेबल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए न्यू लिखा हुआ, हम चाह रहे हैं कि ये ब्लैक, ये ब्लू है, ब्लू की जगह हम रेड में लिखना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट कलर पर जाएंगे फ़ॉन्ट के अंदर और इस न्यू की जगह लिखा हुआ न्यू रहेगा, लेकिन इसका कलर हो जाएगा रेड, रेड येलो, कोई भी कलर हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज, फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, और फ़ॉन्ट का साइज घटाने के लिए, फ़ॉन्ट का साइज घटाने के लिए। इसकी मैंने शॉर्ट की भी बताई थी, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसके द्वारा फ़ॉन्ट साइज बढ़ता है, या फिर हम करते हैं कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट कैपिटल वाला, इसके द्वारा भी हम फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज घटाना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग कर सकते हैं,
और इसकी शॉर्ट की एक और होती है कंट्रोल प्लस लेस देन कैपिटल लेटर का जो ब्रैकेट होता है इसके इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों के द्वारा फ़ॉन्ट का साइज घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इन शॉर्ट की का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। कौन सा आता है? अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट अलग अलग होता है। उसमें 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। लेकिन एक्सेल के अंतर्गत एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट 6 प्रकार का होता है। अलाइनमेंट 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी एमएस वर्ड का समझकर न सभी में ऐसा ही होगा, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इसमें अलाइनमेंट होता है। तो दोस्तों हमारा ओरिएंटेशन जो होता है वो एमएस एक्सेल में ओरिएंटेशन 2 प्रकार से होता है। ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहलाता है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहलाता है, जो एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने बताया था कि अगर हम सेल के अंतर्गत अपने किसी भी टेक्स्ट को तिरछा लिखना चाहते हैं तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से वर्ड रैप का मतलब होता है वर्ड के नीचे वर्ड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ड के नीचे वर्ड आ जाता है। जैसे अजीत कुमार सिंह, अब मान लीजिए ये सेल यहाँ तक था लेकिन ये सिंह बाहर निकल गया। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं एक ही सेल के अंतर्गत, कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो उसे हम लिख सकते हैं एक ही सेल में, तो उसके लिए हम वर्ड रैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर। ठीक है दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर, इसका क्या मीन्स होता है? इसमें सेल को मर्ज किया जाता है, सेल को मर्ज किया जाता है, मर्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज किया जाता है और वह सेंटर में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। इसी को ही मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, और इसमें हमारा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हेलो और इधर लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये पूरा सेल ना एक साथ ही मर्ज हो जाए, यानी कि ये बीच में जो सेल है ना ये हट जा। तो हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हमारा एक ही सेल में आ जाएगा अब वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, और ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है, इधर से भी बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, इसे ही मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मर्ज का मतलब होता है सेल और सेंटर का मतलब होता है टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मर्ज का मतलब जो भी हमारा सेल है वो एक ही सेल बन जाएगा, मर्ज हो जाएगा और टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इतना मीन्स होता है मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम नंबर्स। 4 ऑप्शन आता है हमारा नंबर्स का। नंबर्स 4th नंबर की हमारा सब मेन्यू है नंबर्स। ठीक है, अगर हम नंबर्स पर क्लिक करते हैं, नंबर्स पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है, तो एक लिस्ट ओपन होती है, लिस्ट ओपन होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे ड्रॉप डाउन या पुल डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो नंबर पर क्लिक करते के साथ ही एक लिस्ट ओपन होती है जिसे हम ड्रॉप डाउन या पुल डाउन लिस्ट कहते हैं। और नंबर्स के अंतर्गत बहुत सारे करेंसी, अकाउंटिंग, परसेंटेज, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट लिखी होती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इन्हें हम 1 बाय 1 करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर हमारा 600 लिखा हुआ है, उसको अगर हम डॉलर में चेंज करना चाहते हैं तो डॉलर में चेंज हो जाएगा, रुपये में चेंज करना चाहते हैं तो रुपीज़ में चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग में चेंज करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग रुपये में ही होता है तो रुपये में चेंज हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और अगर हम शॉर्ट डेट में लिखना चाहते हैं अपने नंबर को किसी को, तो वो शॉर्ट डेट में लिख जाएगा। जैसे 0101 मान लीजिए 1990 हो गया। या फिर अगर हम लॉन्ग डेट में लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए 01 सितंबर -1990, इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसी भी डेट को हम उसमें नंबर के अनुसार लिख सकते हैं जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सब मेन्यू आता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स, ठीक है दोस्तों, स्टाइल्स के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन होते हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टाइल्स, स्टाइल के अंतर्गत सबसे पहला आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ये इस पर अच्छी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, इसे याद भी रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग MS एक्सेल में स्टाइल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए हमारा कोई टेबल है तो उसे हम उस टेबल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके द्वारा हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, दूसरा काम है इसका, सेल्स को रूल कर सकते हैं, नियम लगा सकते हैं अपनी टेबल में। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को अपनी टेबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर हम अपनी टेबल में पता करना चाहते हैं कि इस टेबल में दो नंबरों के बीच कितने अंक हैं तो हम उस चीज़ का भी पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन किस नंबर के बराबर है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स भी अपने अनुसार हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है, डेट ऑक्यूरिंग का भी ऑप्शन आता है। ऑक्यूरिंग डेट को फाइंड करने के लिए या डेट को चेंज करने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और डुप्लीकेट वैल्यू भी पता कर सकते हैं हम कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू न आ जा हमारी टेबल के अंदर, तो उस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इनके ऑप्शन को याद रखेंगे क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से सम्मिलीय ऑप्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसमें कुछ अदर भी ऑप्शन होते हैं जैसे टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है दोस्तों, डाटा बार भी होता है इसमें, डाटा बार्स। इसी तरीके से तीसरा होता है इसमें कलर स्केल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर ही आते हैं सारे के सारे। और आइकन सेट, अगर हमें अपने आइकन को सेट करना है तो हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन आते हैं और इन्हें हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए हाईलाइट बोल दिया कि हमें अपनी टेबल को हाईलाइट करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको ऑप्शन याद है कि स्टाइल्स के अंदर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं हम हाईलाइट, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए एज ए टेबल। ठीक है दोस्तों, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए या टेबल को स्टाइल करने के लिए टेबल को स्टाइल्स
करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टाइल्स का मतलब होता है उसमें कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, इसलिए स्टाइल करना यानी कि उसमें कलर या स्टाइल चेंज करनी हो हमें अब अपनी टेबल्स की। ठीक है दोस्तों, चेंज करने के लिए इन्हें एक एक ऑप्शन जो भी मैं बता रहा हूँ इन्हें ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेल स्टाइल। सेल स्टाइल ये 6 नंबर का होता है सेल स्टाइल। ठीक है, 6 सेल में क्या होता है, इसमें कलर चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलर चेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं। कलर चेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं। सेल 2 प्रकार से होते हैं सेल स्टाइल में, एक तो होता है इंसर्ट और एक होता है डिलीट। ठीक है, इंसर्ट का काम क्या होता है, हम अपने सेल के अंदर किसी भी सेल को, रो को, कॉलम को और शीट को इंसर्ट यानी कि ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट के द्वारा हम उपरोक्त सेल को, रो को और कॉलम को और शीट को अपने सेल से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सेल है और अगर हमें वो डिलीट करना है तो हम कलर सेल स्टाइल में जाएंगे और सेल स्टाइल में डिलीट ऑप्शन है, उसे हम डायरेक्ट ही डिलीट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल हो या एक्स्ट्रा कॉलम हो या एक्स्ट्रा रो हो। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग का। एडिटिंग, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ये लास्ट ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फॉर्मूला का। ऑटो फॉर्मूला, इसमें ऑटो फॉर्मूला बने होते हैं, यानी कि फॉर्मूले बने होते हैं पहले से ही, बने होते हैं पहले से ही। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑटो सम का फॉर्मूला बताता हूं मैं। ऑटो सम जैसे इसमें लिखा होता है सम, इस तरह का बना होगा और इसकी शॉर्ट की होती है आल्ट प्लस इजिकल टू। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर हमें ये कोई सेल है और इस सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें ये एक साथ ऑटो सम के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा जोड़ने हैं। जैसे ही हम ऑटो सम करेंगे और इस सिलेक्ट को, ऑटो सम सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम इस सेल एड्रेस को लिखेंगे, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो सेल एड्रेस आ जाएगा हमारा A1 से A3। जैसे ही हम सेल एड्रेस हमारा लग जाएगा तो हमारा इसका टोटल सम आ जाएगा। जैसे ये टोटल कितना आएगा 150। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें किसी भी डिजिट को जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए उसमें काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। ऑटो सम है ये, तो अगर हम ऑटो सम करना है तो हम ऑटो सम कर सकते हैं। बहुत बड़ी डिजिट है, टेबल में काफ़ी हम हाथ से नहीं जोड़ सकते, बहुत टाइम लगेगा, तो हम सारे को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम का फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो एक झटके में ही अपने आप हमें सम करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, या फिर हम सेल एड्रेस मान लीजिए A1 से लेकर हमें A2 तक जोड़ना है, A3 तक जोड़ना है। अगर हमें फॉर्मूले में नहीं जाना, एडिटिंग ऑप्शन खोलेंगे और ऑटो फॉर्मूला खोलेंगे, तब जाके हम ऑटो सम में जाएंगे। अगर हम नहीं जाते तो हम इस शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं, आल्ट प्लस इजिकल टू का प्रयोग। इससे भी हमारा सम हो जाएगा, यानी कि ऑटो सम हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये ऑटो सम करने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे हमने कोई सिलेक्ट किया कोई भी टेबल, और टेबल का हमें योग चाहिए या उसका सेल एड्रेस, या फिर मान लीजिए कोई रो है, एक ही रो को हमें जोड़ना है, तो हम आल्ट प्लस उसको सिलेक्ट करके आल्ट प्लस इजिकल टू दबाएंगे तो टोटल योग आ जाएगा उसका। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकल में करेंगे किस तरह से होता है। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ कि किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन तो ये आ गया ऑटो फॉर्मूला का। दूसरा आता है इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है दोस्तों, सॉर्ट एंड फिल्टर। मान लीजिए कोई हमारी टेबल है और इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 20, 30 कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो सॉर्ट का मतलब है हम मैक्सिमम से मिनिमम सॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम से मैक्सिमम सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली अगर हमें जिस चीज़ पे जाना है हम उसके अनुसार सॉर्ट करके जा सकते हैं। और फिल्टर का कार्य होता है कि उसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी कि वो ही दिखाई देंगे हमें। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के द्वारा सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लेते हैं। अपने डाटा को निकालना सॉर्ट करके या फिल्टर करके। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है इंक्रीज करके, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम निकाल सकते हैं, और एक डिक्रीज के द्वारा डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सॉर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सॉर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सॉर्ट एंड फिल्टर आप समझ गए होंगे, और बाकी अगर हम डिटेल में समझ लेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अंतर्गत एक ऑप्शन और आता है, इधर ही समझा देता हूं। इसके अंतर्गत आता है हमारा नेविगेशन पैनल, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू का। इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं, इनका कार्य भी, कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू का क्या कार्य होता है। फाइंड का सॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस H, और गो टू की होती है रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस R, और कंट्रोल प्लस H, और यहाँ गो टू की जगह होता है सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, और सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस A का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन होता है हमारा नेविगेशन पैनल, जिसमें नेविगेशन पैनल होता है डायरेक्ट ही ओपन होता है। इसमें जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन होते हैं, जिसमें कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस H और कंट्रोल प्लस A इनकी शॉर्ट की होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हमें ये 2-3 पॉइंट इन्हें समझ लेंगे। नेक्स्ट सेल पे जाना है। नेक्स्ट सेल 2 प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हमें ये कोई टेबल है, अगर हमें इस तरह से इस सेल पे जाना है, इस वाले में, ठीक है, और एक होता है रो में। अगर हमें रो से रो में जाना है, ठीक है, और एक होता है कि कॉलम से नीचे जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल के लिए कॉलम में जाना है। अगर हमें नेक्स्ट सेल में, तो हम एंटर का प्रयोग करेंगे, एंटर की। ठीक है दोस्तों, एंटर की का प्रयोग करेंगे तो हम आ जाएंगे नीचे वाले सेल पर। ठीक है, तो दबाएंगे हम एंटर की। लेकिन मान लीजिए अगर हमें अपने टेबल में रो में नेक्स्ट रो पर जाना है, ठीक है, यानी कि ये जो रो है इससे अगली वाली रो पर जाना है, इसमें जाना है, तो हम नेक्स्ट सेल
नेक्स्ट सेल के लिए रो में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है, टैब की का प्रयोग। अब इसे मैं एक बार और बना देता हूं, कॉलम और एक है रो। अगर हम कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में जाना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो हम दबाएंगे एंटर की। और अगर हम नेक्स्ट रो में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट रो में, मान लीजिए इस रो से हमें इस रो में जाना है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट रो में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर हम कॉलम से नीचे, यानी कि एक कॉलम ऊपर है उससे नेक्स्ट कॉलम नीचे वाले कॉलम में जाना है तो हम एंटर की का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा रो से दूसरी रो में, उसी के साइड वाली रो में जाना है तो हम टैब की का प्रयोग करेंगे। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक दो पॉइंट और हैं, चलिए यहीं बता देता हूं। एक, किसी भी कॉलम की, इसे ध्यान रखेंगे, किसी भी कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई 8.43 कैरेक्टर होती है। 8.43 कैरेक्टर होती है, ठीक है। और इसी तरह किसी भी कॉलम, किसी भी रो की बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? उसकी होती है 15 कैरेक्टर की, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं हम, मान लीजिए ये कोई, जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह के सेल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा सेल बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा तो उसके कॉलम की जो विड्थ है, हम समझ लेते हैं उसकी जो कॉलम की विड्थ, किसी भी कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 और किसी भी रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 कैरेक्टर की होती है, ठीक है दोस्तों, 15 कैरेक्टर। इसे ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह के कॉलम दिखाई देते हैं और इससे एक टेबल बनी होती है, इस तरह की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो कॉलम की जो विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो 8.43 कैरेक्टर की होती है। और ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारे रो की 15 कैरेक्टर की हाइट होती है, ठीक है दोस्तों। ये रो होती है हमारी और ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आज हमारा होम टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।